भावनात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। यह अध्याय मेरे रेडियो इंटरव्यू से शुरू हुआ था। मैंने इंटरव्यू से शुरू इसीलिए किया क्योंकि वह युवक भावनात्मक रूप से अनियंत्रित था। स्पष्ट रूप से वह मानसिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली था, परंतु उसकी भावनाएं उसे अतार्किक रूप से सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर आप भावनात्मक रूप से अनियंत्रित हैं तो फाइनेंशियल चुनौतियां को सुलझाने के लिए आपके अवसर बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ऊंचे फाइनेंशियल आईक्यू के लिए ऊंचा भावनात्मक आईक्यू होना अनिवार्य है। अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे का कहना है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। जब मैं अधिक युवा था तो मैं भावनात्मक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं आज के लिए जीने में विश्वास रखता था। यह भी एक कारण है कि मुझे 47 वर्ष से पहले वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिली, हालांकि मैं जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता था। जब भी मैं ज़्यादा ऊपर उड़ता था या अनियंत्रित हो जाता था, यानी या तो फटाफट अमीर बनना चाहता था या कुंठा की वजह से छोड़ना चाहता था, तो अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तुम बड़े हो जाओ तो वापस लौट आना, तब मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। क्या आप अपना भावनात्मक आईक्यू सुधारना चाहते हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरा भावनात्मक आईक्यू जितना ज़्यादा बढ़ता है, मेरी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर बन जाती है। मैरीन कॉर्प्स में रहने के बाद मैं न सिर्फ आवेगशील हो गया, बल्कि मैं बहुत ही हिंसक और तनुक मिजाज भी हो गया। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे गर्म स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रिया ने तुम्हें वियतनाम में जिंदा रखा, परंतु तुम्हारी यही भावनाएं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में मार डालेंगी। अमीर डैडी ने जोर देकर यह सुझाव दिया कि अगर मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू सुधारना चाहता था तो उसके लिए मुझे अपना भावनात्मक आईक्यू सुधारने की मेहनत करनी होगी। जब अपनी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण ठीक हुआ तो मेरा विवाह सुधर गया, मेरी बिजनेस योग्यताओं में सुधार हुआ और इसी तरह मेरी निवेश योग्यताओं में भी सुधार हुआ। अपने गुस्से को दूर रखने से मेरी सेहत भी सुधर गई, हालांकि कई बार यह अब भी मुझ पर नियंत्रण कर लेता है। अपनी भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मुझे इसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी आप हमेशा थोड़ी अधिक भावनात्मक परिपक्वता का परिचय दे सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल हो सकता है। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सर्वश्रेष्ठ फ़ायदों में से एक यह है कि यह आपके भावनात्मक आईक्यू को विकसित करता है। हर बार जब भी आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो छोड़ देते हैं या जो झूठ बोलते हैं, हर बार जब आप अपने डरों, अपनी निराशाओं, अपनी कुंठाओं और अपनी धैर्यहीनता को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जीतते हैं, तो आप अपने भावनात्मक आईक्यू को बढ़ा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बढ़िया जगह है जहां आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आप को सुधारने में मेहनत कर सकते हैं। अपने आप से यह सवाल पूछें, मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है? क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में यह कमियां हैं? अधिक संकोच, रिजेक्शन का डर, सुरक्षा की आवश्यकता, धैर्य की कमी, बहुत चिड़चिड़ाना, कोई बुरी लत, भावावेग में काम करना, बहुत गुस्सा, बहुत धीमे धीमे बदलना, आलस और आपका विकल्प। एक बार फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी भावनात्मक बुद्धि की जांच करेगा और कई प्रकरणों में इसमें भारी सुधार करेगा। एक बार आप अपने भावनात्मक आईक्यू को सुधारना शुरू करते हैं तो आप शायद यह पाएंगे कि आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार हो रहा है। आप यह पाएंगे कि अब लोगों से बात करना अधिक आसान हो गया है। आप अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाते हैं। आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं, और जब आप यह सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अधिक धैर्य होने से आपके पास एक बेहतर निवेशक बनने का बेहतर अवसर होगा। आपकी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने से आपका विवाह सुधर सकता है, यदि आप विवाहित हैं या विवाह करना चाहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि विवाह का विषय कितना भावनात्मक हो सकता है। आप बेहतर अभिभावक भी बन सकते हैं और अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाने में कुछ साल का निवेश करने से आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे। क्योंकि जीवन एक बहुत ही भावनात्मक विषय है। एक बेहतर विवाह। किम और मेरे लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की हमारी योजना विवाह के लिए बहुत बढ़िया साबित हुई। जीरो से शुरू करते हुए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर हम दोनों इकट्ठे काम कर सकें।
मैं यह कहूँगा कि बिजनेस बनाने के उतार चढ़ाव का सामना करने की वजह से हमारे विवाह में कई चुनौतियाँ आई, परंतु अंत में इनकी वजह से हमारा विवाह ज़्यादा मजबूत हुआ। हमने इकट्ठे जोखिम लिए, घाटे को इकट्ठे सहन किया और अपनी जीत का जश्न इकट्ठे मनाया। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, हमारी योजना आसान थी। 1985 में किम और मैंने अपना बिजनेस बनाना शुरू किया, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारा बिजनेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ तो 1991 में हमने रियल एस्टेट में पहला निवेश किया। 1994 में हमने अपना बिजनेस बेच दिया, अधिक रियल एस्टेट खरीदी और बाकी ज़िंदगी के लिए आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होकर रिटायर हो गए। यह एक आसान योजना थी और इसने हमारे जीवन को अधिक आसान और सुखी बना दिया। जैसा हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, धन पारिवारिक कलह का एक प्रमुख कारण है। आज हमारा विवाह बेहतर है, न सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे पास धन है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि हमने बिजनेस को इकट्ठे बनाया है। जब हम भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व हुए तो अलग अलग रास्तों पर जाने के बजाय हम लोग एक ही रास्ते पर चलते चलते करीब आ गए। मैं कई लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि अरे, मैं अपने पति के साथ कभी काम नहीं कर सकती, मैं उसको इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकती। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं किम के बिना इतना सफल नहीं हुआ होता, और अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नौकरियाँ कर रहे होते तो हमारी वैवाहिक ज़िंदगी इतनी सुखद नहीं होती। अगर हम अलग अलग काम करते तो हम आगे चलकर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते। बिजनेस को इकट्ठे बनाने और इकट्ठे निवेश करने की वजह से हमारा विवाह सुदृढ़ हुआ, क्योंकि हमारे पास अपने मतभेदों को सुलझाने का समय था। हम इकट्ठे करीब आए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे, एक दूसरे का अधिक सम्मान करने लगे, भावनात्मक रूप से इकट्ठे परिपक्व हुए और अंत में एक दूसरे के साथ ज़्यादा सुखी हुए। और मेरे लिए यह अमूल्य रहा है। हालांकि अब भी हमारे बीच मतभेद हैं, परंतु आज हम जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम उन मतभेदों से ज़्यादा प्रबल है। दो लोगों के बीच सुखी विवाह निश्चित रूप से भावनात्मक बुद्धि के कारण होता है, न कि अच्छे नंबर लाने वाले दो लोगों के बीच हुआ विवाह जो अच्छी नौकरियां करके काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। कुछ सफल नेटवर्क मार्केटर्स असफल क्यों होते हैं? इतने वर्षों में मैं कई सफल नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूं जिन्होंने अपने बिजनेस में ढेर सारी दौलत कमाई है। मैं कुछ ऐसे भी नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूं जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया और फिर सब कुछ गंवा दिया। क्यों? एक बार फिर इसका जवाब आपको भावनात्मक बुद्धि में मिलेगा। रे नाम का एक व्यक्ति उस सफल नेटवर्क मार्केटर का एक उदाहरण है जो बाद में असफल हुआ। रे दक्षिण कैलिफोर्निया में रहता है। वह कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एक हेल्थ फूड स्टोर चेन के लिए काम करने लगा और उसे जल्द ही इसका स्टोर मैनेजर बना दिया गया। रे के पास चूंकि बायोमेट्रिक की डिग्री थी, इसीलिए उसकी स्वास्थ्य में बेहद रुचि थी। एक दिन एक ग्राहक अंदर आया और उसने रे को हेल्थ प्रोडक्ट की नई श्रृंखला दिखाई। रे ने उन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया और पाया कि वे बहुत अच्छे हैं। रे तत्काल अपने बॉस के पास गया और उनसे पूछा क्या वह उन्हें अपने स्टोर में रख सकता है। बॉस ने कहा नहीं। धैर्यहीन और आवेगपूर्ण स्वभाव का होने के कारण रे ने तत्काल अपनी नौकरी छोड़ दी और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर में शामिल हो गया। 3 साल तक रे ने बिजनेस का अध्ययन किया और इससे सीखा। वह कुछ वर्षों तक आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा, तभी अचानक बत्तियां जल गई। रे ने ई क्वाड्रेंट की मानसिकता को छोड़कर बी क्वाड्रेंट की मानसिकता हासिल कर ली। उसका बिजनेस धमाके के साथ बढ़ गया और जल्द ही वह 1 सप्ताह में उससे अधिक धन कमा रहा था जितना वह हेल्थ फूड स्टोर में अपनी 1 साल की नौकरी से कमा पाता था। जल्दी ही रे मंच पर इस बिजनेस में आने वाली सभी नए लोगों से बातें करने लगा। वह नया स्टार था। समस्या यह थी कि स्टेज और स्टार बनना उसके दिमाग पर चढ़ गया। वह घमंडी और अति आत्मविश्वासी हो गया जो कम भावनात्मक बुद्धि का परिचायक है। वह उन लोगों से बहस करने लगा जिन्होंने उसे यह बिजनेस करना सिखाया था। उसे लगता था कि वह उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट था क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छी कार थी, ज़्यादा अच्छा घर था और उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा था। पैसे ने दरअसल उसके दिमाग को बोरा दिया था। एक नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो रहा था। उनके पास भी एक उत्कृष्ट हेल्थ प्रोडक्ट लाइन थी और वे रे जैसे सितारे की तलाश में थे जो अपनी पुरानी कंपनी से दल बदल करके उनकी कंपनी में आ जाए। रे को इस बात के लिए राजी करने के लिए नए बिजनेस मालिकों को ज़्यादा समय नहीं लगा कि वह पुरानी स्थापित कंपनी को छोड़कर उनकी नई कंपनी में आ जाए। रे ने यह छलांग इसीलिए लगाई क्योंकि वह सबसे नीचे की सीढ़ी से शुरू करना चाहता था, जल्दी शुरू करना चाहता था और ज़्यादा बड़े बिजनेस को अधिक जल्दी बनाना चाहता था। रे ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया। 3 साल बाद रे दिवालिया हो चुका था। क्यों? मेरी समझ में इसके 2 कारण थे। एक तो यह कि नई कंपनी के मालिक भी रे जैसे ही थे, उनमें भी धैर्य नहीं था और वे भावावेग में काम करते थे।
वे भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे। दूसरा कारण यह है कि रे को की ही तरह नई कंपनी मालिक भी धन के खराब मैनेजर थे, जो चमक दमक और दिखावे में विश्वास करते थे, जो पैसे उछालते थे और अर्थहीन बातें करते थे। अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के बजाय और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने के बजाय, यानी असली संपत्ति हासिल करने के बजाय, उन्होंने संपत्ति के प्रतीकों को खरीदा। क्या आपको याद है कि इस अध्याय के शुरू में मैंने यह जिक्र किया था कि गरीब लोग अक्सर असली मूल्यवान चीज़ों के साथ असहज अनुभव करते हैं। रे और नए बिजनेस के संस्थापक इसी श्रेणी में आते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए रे और नई कंपनी के मालिक असली संपत्ति खरीदने में असफल हुए। इसके बजाय उन्होंने तेज़ कारें खरीदी, तेज़ महिलाएं पसंद की और तेज़ गति से वे बिजनेस से बाहर चले गए और दिवालिया हो गए। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। आज रे एक नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दूसरे नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में छलांग लगाता फिर रहा है। हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो उसके पास एक नया बिजनेस अवसर होता है और प्रमोट करने के लिए एक नई प्रोडक्ट लाइन होती है। रे ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लिया, परंतु वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया। वह इसीलिए असफल हुआ क्योंकि उसकी भावनाएं उसके विचारों पर हावी हो गई। मेंढक न बने। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बदलना गलत है। मैं जानता हूं कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कई लोग रे की तरह होते हैं, जो आदर्श बिजनेस, आदर्श प्रोडक्ट लाइन और आसान पैसों की तलाश में इस कंपनी से उस कंपनी की तरफ छलांगे लगाते रहते हैं। कई लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने में असफल रहते हैं, जो मेरी राय में इस बिजनेस में उतरने के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरे शब्दों में, किसी कंपनी को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके पास भावनात्मक कारणों के बजाय ठोस और सही कारण हो। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना मेंढकों के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु यह बिजनेस मालिकों के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, मेंढक होने के साथ एक समस्या यह है कि न सिर्फ आपको अपना पूरा दिन कीड़ों का पीछा करने में बिताना होता है, बल्कि आपको उन कीड़ों को भी खाना भी होता है जिन्हें आपने पकड़ा है। संदेश यह है कि एक बार आपको कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिल जाए जो आपके लिए सही हो, तो उस बिजनेस को और अपने आप को इकट्ठा विकसित करने का समय दें। कीड़ों का पीछा करने वाले मेंढक की तरह न बने। सफल नेटवर्क मार्केटर्स अधिक सफल क्यों बनते हैं? यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात कुछ बेहद सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मालिकों से हुई। कई मुझसे और यहाँ तक कि मेरे अमीर डैडी से भी बहुत अधिक सफल थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का फार्मूला भी वही था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। फार्मूला यह है, नंबर 1, बिजनेस बनाओ। ज़मीन से बिजनेस को ऊपर उठाने में आम तौर पर 5 साल का समय लगता है। मैं जानता हूं कि इसमें कम समय भी लग सकता है और इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। बहरहाल, कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है और उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। नंबर 2, बिजनेस में दोबारा निवेश करें। यह कदम इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रे और कई दूसरे लोग इसे करना पसंद नहीं करते। अपनी पूंजी का दोबारा निवेश करने के बजाय उन्हें जितना पैसा मिलता है वे उतनी ही तेज़ी से उसे खर्च कर देते हैं। वे जल्दी ही क्रेडिट पर खरीदते हैं नई कारें, नए घर, नए कपड़े और अच्छी छुट्टियां इत्यादि। अपने बच्चों को बढ़ने में मदद करने के बजाय वे उस बच्चे के लंच मनी को चुरा लेते हैं और बच्चा भूख से मरने लगता है। दुर्भाग्य से रे जैसे लोगों की कहानियाँ हर बिजनेस में बहुत आम है। अमेरिका में इतने कम लोगों के अमीर होने का, चाहे बाकी बहुत सा पैसा कमा लें, एक प्रमुख कारण यह है कि वे अपने बच्चे के लंच मनी को खिलौनों और उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिससे उनके अहम को तुष्टि मिलती है। किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश किया जाए? एक पारंपरिक बिजनेस के रूप में richdad.com दोबारा निवेश कर रही है। हमारी वेबसाइट सुधारने, लाइव वेब गेम कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स बनाने, स्कूलों को मुफ्त दिए जाने वाले गेम्स और स्कूल पाठ्यक्रम बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि पारंपरिक बिजनेस किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश करता है। कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, वेयर हाउस बनाना और कुछ ट्रक खरीदना या राष्ट्रीय विज्ञापन में पैसे खर्च करना इत्यादि। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोबारा निवेश करने का अर्थ हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 10 लोगों से फैलाकर 20 लोगों तक ले जाएं। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि आप अपनी डाउनलाइन को ज़्यादा गहराई तक जानने में मदद करें और इसके लिए अपना कुछ समय दें। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि इनमें आपको अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी बिंदु यह है कि सच्चा बिजनेस मालिक बिजनेस बनाने के लिए निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी बंद नहीं करता।
किसी भी बिजनेस में बहुत से लोगों इसीलिए प्रचुर संपत्ति हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने बिजनेस में लगातार दोबारा निवेश नहीं करते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट क्यों? 2 कारण हैं। एक तो यह कि टैक्स कानून उन बिजनेस मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। परिशिष्ट वाले अध्याय में मेरी टैक्स सलाहकार डियान कैनेडी यह बताती है कि किस तरह रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा कारण यह है कि आपका बैंकर आपको रियल एस्टेट के लिए हंसते हंसते लोन दे देगा। आप अपने बैंकर से जाकर पूछ कर देखें कि क्या वह आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर 6.5% की दर से 30 साल का लोन देगा। वे लोग आपको बैंक से हंसते हंसते भगा देंगे। एक चेतावनी, मैं आपको पहले बिजनेस बनाने का सुझाव इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करने के में समय, शिक्षा, अनुभव और धन लगता है। अगर आपके पास अतिरिक्त स्थायी आय और टैक्स लाभ नहीं है तो बी क्वाड्रेंट बिजनेस के साथ आते हैं तो रियल एस्टेट या तो बहुत जोखिम भरे हैं या बहुत धीमा है। यह बहुत जोखिम भरा इसीलिए है क्योंकि रियल एस्टेट में गलतियां, खासकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में की गई गलतियां बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट में अमीर बनने के लिए इसीलिए असफल हो जाते हैं या तो वे बहुत धीमे अमीर इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि उनके पास वह अतिरिक्त कैश नहीं होता जो बिजनेस मालिकों के पास अक्सर होता है। यथार्थ में सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट सौदे आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको रियल एस्टेट के वही सौदे मिलेंगे जिनमें पैसे वाले लोगों की कोई रुचि नहीं है। आज मैं कई लोगों से मिलता हूं जो डाउन पेमेंट किए बिना रियल एस्टेट निवेश की तलाश में हैं। हालांकि ऐसे सौदे मौजूद हैं परंतु वे ऐसे सौदों को सिर्फ इसीलिए तलाश करते हैं क्योंकि उनके पास डाउन पेमेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप में रियल एस्टेट की शिक्षा, अनुभव और धन का अभाव है तो डाउन पेमेंट के बिना किया गया निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश साबित हो सकता है। इसीलिए पहले बिजनेस बनाइए, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कीजिए और तीसरा नंबर पर रियल एस्टेट खरीदिए। पहले बिजनेस बनाइए, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कीजिए और तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट खरीदिए। नंबर 4, विलासिता की वस्तुएं खरीदिए। हमारी विवाहित जिंदगी में ज़्यादातर समय किम और मैं बड़े घर में नहीं रहे या बहुत शानदार कारों में नहीं घूमे। वर्षों तक हम एक छोटे से घर में रहे जिसकी मॉर्गेज पेमेंट के लिए हम $400 प्रति माह की लागत आती थी। हालांकि हम उस छोटे घर में रहते थे और सामान्य कार्य चलाते थे परंतु हम उस समय अपना बिजनेस बना रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक ज़्यादा बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 कारें हैं परंतु हमारे पास अपनी संपत्तियां जैसे बिजनेसों और रियल एस्टेट से बहुत अधिक धन भी आ रहा है। मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शन सिद्धांत था, बिजनेस बनाओ, अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करो ताकि वह बढ़ता रहे, रियल एस्टेट में निवेश करो और फिर अपने बिजनेस और रियल एस्टेट की मदद से अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदो। दूसरे शब्दों में, पहले अपनी संपत्तियों को बनाने या खरीदने में मेहनत। बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करते हैं और फिर अपनी संपत्तियों को खरीदो और विलासिता की वस्तुएं खरीदने दो। आज किम और मेरे पास एक बड़ा घर है और 6 कारें हैं परंतु हमें बाकी ज़िंदगी काम करने की इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं, संपत्तियां हैं। आज हम इसीलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना हमें अच्छा लगता है। यही नहीं, हम इसीलिए ज़्यादा अमीर बनते गए क्योंकि हम अमीर डैडी के असली संपत्ति और लगातार बढ़ती संपत्ति के आसान 4 कदमों के फार्मूले पर चले थे। हमने बिजनेस बनाया, बिजनेस में दोबारा निवेश किया, रियल एस्टेट में निवेश किया और फिर हमारी संपत्तियों ने हमारे लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदी। अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? अधिकांश लोग इस योजना पर क्यों नहीं चलते जबकि यह एक आसान योजना है? अधिकांश प्रकरणों में इसका जवाब भावनात्मक बुद्धि में मिलता है। ज़्यादातर लोगों में इस योजना का पालन करने के लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और संतुष्टि में विलंब की इच्छा का अभाव होता है। अधिकांश लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए यह मानसिकता IQ या फाइनेंशियल IQ का मामला नहीं है, यह भावनात्मक IQ का मामला है। वास्तव में तीनों IQ में फाइनेंशियल IQ सबसे आसान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते अमीर क्यों बन जाते हैं। इसीलिए मेरे विचार से फाइनेंशियल IQ को भावनात्मक IQ से जोड़ देना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस बुद्धि को विकसित करने में किसी की भी मदद कर सकता है। आप पेपर एसेट क्यों खरीदते हैं? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसे पेपर एसेट कब खरीदे? मेरा जवाब मेरे अमीर डैडी का जवाब है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, सबसे अच्छा एसेट होता है बिजनेस।
मैं बिज़नेस को नंबर 1 पर सिर्फ इसीलिए रखता हूँ क्योंकि यह वह सबसे अच्छा एसेट है जिसके आप स्वामी होते हैं, बशर्ते आप इसके स्वामी होने के लायक स्मार्ट हों। दूसरा है रियल एस्टेट और तीसरा है पेपर एसेट। पेपर एसेट के आखिरी में होने का कारण यह है कि वे खरीदने में सबसे आसान होते हैं, परंतु उनका स्वामी होना सबसे जोखिम भरा है। अगर आप पेपर एसेट के जोखिम भरे होने के में विश्वास नहीं करते तो जाइए और अपने बैंकर से उन्हें खरीदने के लिए 30 साल का मॉर्टगेज लोन देने की बात करके देखिए। इसीलिए आज लोगों को जो मैं जवाब देता हूँ वह मेरे अमीर डैडी का जवाब है। पेपर एसेट्स सबसे आखिर में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदना सबसे आसान है, परंतु उनका स्वामी बनना सबसे जोखिम भरा है। एक और कारण यह है कि मैं किसी बिजनेस या रियल एस्टेट में ज़बरदस्त घाटे का बीमा करा सकता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के शेयरों का बीमा कैसे कराया जाता है और म्यूचुअल फंड का बीमा होता है। यह मैंने आज तक कभी नहीं सुना, पर ऐसा हो सकता है। लोग अपनी नौकरी में खुश क्यों नहीं होते? मेरा एक दोस्त प्रशिक्षित और अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी है। उसने मुझसे कहा कि सुख का एक कारण नियंत्रण है। आप जितना नियंत्रण होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरी ओर अगर आप नियंत्रण से बाहर हैं और आप नियंत्रण खो देते हैं तो आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। उसने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हवाई अड्डे की तरफ कार में तेज़ी से जा रहा था और अचानक वह 1 मील लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वह ट्रैफिक में रेंगता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसका हवाई जहाज़ छूट जाएगा और उसका खुशनुमा मूड काफूर हो जाता है। यह आदमी सिर्फ इसीलिए दुखी बन जाता है क्योंकि उसका ट्रैफिक जाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका सबक संक्षेप में यह है कि नियंत्रण और सुख करीबी रूप से जुड़े होते हैं। इस अध्याय के शुरू में दिए गए रेडियो इंटरव्यू में फ़ोन करने वाले व्यक्ति की तरफ लौटते हुए मैं यही कहूँगा कि वह सुखी नहीं था। मुझे लगता है कि वह दुखी इसीलिए था क्योंकि उसने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया है। हालांकि उसे लगता है कि उसके पास एक सुरक्षित नौकरी है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी नियंत्रण खो दिया है। आज दुनिया में खासकर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद और अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बाद और 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और इस वजह से वे दुखी हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने और फिर से रियल एस्टेट में निवेश करने का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह दोनों कार्य आपको अपने जीवन भर दोबारा नियंत्रण प्रदान करते हैं और आपका जितना अधिक नियंत्रण होगा आपके पास उतना ही अधिक सुख होगा और सुख आपके जीवन में एक बहुमूल्य भावना है। संक्षेप में तो सवाल यह है कि क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव हैं। नीचे दिए गए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को देखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें, रिच डैड का गेम कैश फ्लो 101 खेलें और निवेश करना सीखें। अपने खाली समय में अगर आप अगले 3 से 5 सालों तक यह दोनों करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका आर्थिक भविष्य उससे अधिक उज्जवल होगा जो उस स्थिति में होता जब आप वही करते जो अधिकांश लोग कर रहे हैं, यानी नौकरी की सुरक्षा को कसकर पकड़े रहते और म्यूचुअल फंड में अपने धन का निवेश करते। जब कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल या वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वह सुखी कैसे रह सकता है। इसके अलावा कुछ सालों में अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं तो आप धन के लिए काम करने के बजाय संपत्ति के लिए काम करेंगे। अगला फ़ायदा। अगले अध्याय में यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपके सपनों को सच होने का मूल्य क्या है। जिन्होंने कैश फ्लो 101 खेला है उन्हें शायद याद होगा कि यह खेल शुरू करने से पहले हर एक को अपना सपना चुनना होता है। अमीर डैडी हमेशा कहते थे अपने सपनों से शुरू करो और फिर पीछे की तरफ काम करो। मैंने सबसे अच्छी बात को सबसे आखिर में इसीलिए कहा है क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में प्रचुर संपत्ति हासिल कर सकते हैं। इसीलिए शायद आप ज़्यादा बड़े सपने देखना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।